तो सर ये कामयाबी हमें मिल क्यों नहीं पाई है? जैसे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने में आपने कहा कि हम सब सारी पार्टियों ने मिलकर ये उनका तरफ से एक पहल थी जिसका सब ने मिलकर फ़ायदा भी उठाया और अच्छा रहा लोकतंत्र के लिए। तो ये एक सीमा बांधने में चुनाव आयोग कामयाब क्यों नहीं हो पाया? बांधने में तो कोई किसी ने ऑपोजिशन नहीं की, लेकिन देखिए ना, जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है, और दूसरा हाथ इसमें चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अदर ऑपोजिशन पार्टीज हो, दोनों हाथ बजने चाहिए इसमें। दे शुड आल्सो बी पार्टी टू इट। कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि हेल्पलेसनेस बहुत है, मतलब कुछ नहीं कर सकते, आपको दिख रहा है और नहीं हो सकता है क्योंकि आपकी अपनी एक सीमा, अपना एक दायरा है? आई थिंक वी शुड प्रॉब्ली हैव अनदर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वाइड स्प्रेड कंसंट्रेशन हो। ये कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिनके वाकई रिसोर्सेज बहुत कम है, और ये भी फैक्ट है कि जो भी उस वक्त की रूलिंग पार्टी होगी उनको इनबॉर्न या इनहेरेंट एडवांटेज हो गई, होता भी है। उद्योगपति हो या दूसरे हो, वो लोग भी जो डोनेशन देते हैं तो देखते हैं किसको कितनी देनी है नहीं देनी है, कोई वो नहीं है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में भी माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है पोल बॉन्ड वगैरह का इशू भी, तो देखिए उसका क्या आउटकम। व्हाट इज योर टेक सर? इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अब उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए कि बंद कर देने चाहिए? चुनाव आयोग ने 17 में ही अपनी राय दे दी थी लिख के सरकार को कि इसमें ओपेकनेस नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद एक चुनाव आयोग ने यही बात को रिपीट किया माननीय न्यायालय के सामने, उच्चतम न्यायालय के सामने, यहाँ पे कि अभी ये इश्यू रखा हुआ है बाय द वे रिजर्व जजमेंट में, रिजर्व फॉर जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार भी लगाई ना सर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, जो आप कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें तमाम तरीके के ऑब्जर्वेशन सुप्रीम फैसला आ जाएगा, फिर लग जाएगा फाइनल आउटकम क्या है। इज देयर एनी वे कोई सर्वमान्य तरीका आपको लगता है फंडिंग को लेकर, ये पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर? मतलब ये तो बिल्कुल वही है ना कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा। सर्वमान्य तो आई थिंक द आंसर लाइज मोर विद द पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो किसी एक नीति पर एक नहीं हो पाते हैं, आपको लगता है कि इस पर कभी एका हो पाएगा? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर तो देखिए भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं समझता हूँ जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला रखा हुआ है रिजर्व, तो उसके बाद डिपेंडिंग ऑन दैट सम चेंजेस विल कम। आपके कार्यकाल में ममता बनर्जी बहुत इस बात को लेकर मुखर थी और वो बार बार ये बात कहती थी कि ये फैसले साफ बताते हैं कि सरकार की तरफ इनका पलड़ा ज़्यादा झुका हुआ है। देखिए उनका कहना अधिकार है, हमारा सुनना अधिकार है, आपका फैसला करने का अधिकार है। इस गवर्नमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? मोदी गवर्नमेंट को आपने सीसी के तौर पर भी देखा और उसके बाद भी आप देख रहे हैं 2021 के बाद से लेकर अब तक का, मैं अगर आपसे एक आकलन चाहूँ तो कैसे तौलते हैं आप? देखिए जो सिटीजन अगर मेरी राय मांग रही हैं तो माननीय प्रधानमंत्री एक तरह से युग पुरुष हो चुके इंटरनेशनली, और देश में अगर देखें भारत के विद इन इंडिया जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 4 या 5 साल में डेवलप हुआ है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और जितना इंडिया डिजिटाइज हुआ है और हो रहा है, वो एक कोई उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकता था। जो हमारे स्टेशन हैं, जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, आज वो कहाँ हैं, जो हमारी ट्रेन्स हैं आज कहाँ हैं और कहाँ जा रही हैं। तो आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी गवर्नमेंट हैज़ डन वंडरफुली वेल। 10 out, if not 10 out of 10, 9 out of 10। 9 out of 10 आप देंगे आप तो? एज ए सिटीजन, इस चुनाव का इससे कोई नहीं, एज ए सिटीजन आप कह रहे हैं। आप जो हैं एक IAS ऑफिसर रहे हैं सर,
और आपने बहुत सी सरकारों के साथ काम किया है। राजस्थान में आपने बहुत महत्वपूर्ण पद संभाले हैं, सीईसी से पहले। I was lucky, I should say. God was kind to me. एंड यू हैव सीन मैनी लीडर्स आपके पूरे कार्यकाल में। व्हाट इज डिफरेंस मोदी और उनमें, या नहीं सारे लीडर एको जैसे होते हैं, एक तरीके के होते हैं? तो एक पहली बात तो है कि स्टेट की और सेंटर के जो एक केंद्रीय सरकार को जितनी ज़्यादा विहंगम दृष्टि रखनी पड़ती है उतनी तो स्टेट में नहीं हो सकती ना, क्योंकि सारे देश को देखना है। लेकिन इस वक्त जो कटुता, देखिए सर, आपने अब्रेजन का इस्तेमाल बहुत शुरू में कर दिया। एब्रेसिव वर्ड मैंने यूज़ किया था पॉलिटिकल चार्जेस और काउंटर चार्जेस के लिए। एब्सोल्युटली, यही पॉलिटिकल चार्जेस और काउंटर चार्जेस सर 2014 के बाद बढ़ गए हैं। एक टाइम होता था, आप तो उस समय आपने देखा होगा कि मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे। लेकिन क्या आज वो स्थिति आ गई है जहां पॉलिटिकल पार्टी फूटी आंख दूसरे को नहीं देख रही है? आज जो डे टू डे के व्यवहार में या चुनाव प्रसार में कटुता या अग्रेसिवनेस, उसका अल्टीमेट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पॉलिटिकल पार्टीज का स्वयं का बहुत ज़्यादा रोल है। थर्ड पर्सन उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं है। 5 सालों तक ये देखा गया है कि जो चुनाव हारा है वो ये नहीं देख पाता है कि चुनाव जीता कैसे है, और ये कटुता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और इसीलिए मुझे लगा कि आप एक एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, तो एक आपकी राय इसमें महत्वपूर्ण होगी। इट शुड बी लेस। ये कटुता कम होनी चाहिए। किसी तरह के भी किसी प्रकार से भी जो बहुत ज़्यादा कोई कटुता है वो कोई तारीफ, मतलब ज़्यादा उसका कोई मैं नहीं समझता कि कोई उसकी सपोर्ट करेगा। हाल फिलहाल आपने देखा महाराष्ट्र में 2 बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज सर, एक तो शिंदे और ठाकरे गुट, दूसरा आप देख रहे हैं शरद पवार और अजीत पवार। ये अलग अलग गुट जो निकल कर आए। सुप्रीम कोर्ट ठाकरे के साथ, इलेक्शन कमीशन शिंदे के साथ, जो फैसले आते हैं उस फेवर में। आपको क्या लगता है कि किस तरीके की इसमें पार्टी को सौंप देने का एक पैमाना होना चाहिए, लेजिस्लेचर या पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? देखिए, उसमें तो एक जो माननीय उच्चतम न्यायालय का एक जजमेंट है, शायद सादिक अली, वो अभी तक तो वही एक मापदंड है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, तो 5 जजेस का जजमेंट है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अभी तक भी वही चल रहा है। अनलेस कोई कल को माननीय उच्चतम न्यायालय ही फैसला करेगी और ज़्यादा, मतलब इसको रीइंटरप्रेट करना है, उसी को पैमाना बना के आप फैसले ले सकते हैं। अब आगे आपने क्या विचार किया हुआ है? किताब लिखने का सोच रहा हूँ, जिसमें राजस्थान के कुछ अनुभव, कुछ इंडियन एयरलाइन के, जब मैं देन इंडियन लाइन, और उसमें कुछ 1-2 जो मैंने टेकअप किया था, कोई इशू, बड़ा सेंसिटिव इशू, टाइम आ गया कि मैं भी उस पर कुछ कहूँ, और मेरी तरफ से टाइम, मतलब मानता हूँ शायद आ गया। और ईसीआई के अनुभव, खासकर 10 मार्च 2019 जिस दिन हमने अनाउंस किया, उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि पे मैं वो पार्ट में अभी भी सोच रहा हूँ कि मैं कहूँ नहीं कहूँ, इसलिए वो डिले हो रही है। अच्छा, तो मतलब बहुत से ऐसे राज हैं जो अभी आने बाकी हैं। राज को तो होता है कि राज को राज रहने दो, ये भी होता है। केवल लगता है कि राज कुछ देश के लोगों को भी मालूम पड़े तो अच्छा है। वी विश यू ऑल द बेस्ट सर, और हम तो ये उम्मीद करेंगे कि वो जो आपके मन में छिपा हुआ है वो किताब के ज़रिए बाहर आए। आपने बहुत बेबाकी से अपनी बहुत सारी बातों को जनता के सामने रखा है। तो ये थे सुनील अरोड़ा साहब, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण
चुनावों को अपने कंधे पर जिम्मेदारी की तरह निभाया, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को लेकर जो बड़े बड़े सवाल आपके मन में थे, ईवीएम वीवीपैट को लेकर जो बड़े बड़े सवाल आपके मन में थे, उनका बहुत ही सरलता से यहाँ जवाब दिया।